अब हम लोग गुप्त काल से क्वेश्चन देखेंगे घटना चक्र में। पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये तो श्रीगुप्त था ना, श्रीगुप्त था। कुछ लोग घटोत्कच में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट होने की ज़रूरत नहीं है। कुमारगुप्त प्रथम में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। पहला जो फाउंडर थे गुप्त डायनेस्टी के वो श्रीगुप्त थे, और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। चंद्रगुप्त प्रथम जो 319-20 में जिसको गुप्त संवत भी वहाँ से शुरू होता है ना, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये तो कला और स्थापत्य के लिए ना, यहाँ पर तो मतलब ना इसको गोल्डन एज कहा जाता है। तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त काल में विविध विधाओं में वास्तुकला ना, जो वास्तुकला, चित्रकला, मृदभांड कला, तो जो भी डेवलपमेंट हुआ, कल्चरल डेवलपमेंट, इसके लिए गुप्ता एज को ना वो जो स्वर्णिम काल कहा जाता है, बिकॉज ऑफ दैट। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जैसे विष्णु मंदिर है तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश का, शिव मंदिर है भूमरा नागौद मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नाचना कुठार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ना। दशावतार मंदिर है जो देवगढ़ झांसी में है। शिव मंदिर है खोह में, नागौद में मध्य प्रदेश में। भीतर गांव का ईंटों का टेम्पल जो कानपुर में है, बहुत फेमस मंदिर है ये भी। अजंता चित्रकला जिसमें गुफा नंबर 17 और 18 गुप्तकालीन है, और अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट तकनीकी से बनाए गए थे कि उसमें आज तक भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा जीवंत कला का उदाहरण है वो। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग चंद्रगुप्त ना, मैंने अभी कहा ना, गुप्त संवत जो 319 में स्टार्ट किया गया था। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो इसको गुप्तों द्वारा हुआ था ना, ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने ही बनवाया था। और कौन सी टेक्निक ऐसी है कि उसमें आज तक जो है जंग नहीं लगा है ना। महरौली का जो लौह स्तंभ है कुतुब मीनार के पास, मतलब इतना ज़्यादा हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया है, बट आप उसको कभी पढ़ें कि उसमें आज तक जंग क्यों नहीं लगा हुआ है। दक्षिण दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का उल्लेख है। उसमें एक चंद्र नामक राजा है, उसके जो विजय अभियान है उसमें काफ़ी सारा मेंशन मिलता है उसके। तो इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु मेटलर्जी के सन्मुख होने का उज्जवल प्रमाण है। मतलब उन्होंने ऐसी मेटलर्जी का प्रयोग किया कि उसमें आज तक जंग नहीं लगा। बताओ, 2-2.5 हजार साल हो गए। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। तो गुप्त राजा में तो विक्रमादित्य, वैसे कई लोगों को पदवी मिली है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमांक या विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम देवदत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्णिम युग माना जाता है। बाद में देखोगे तो गुप्त काल में ऐसा नहीं है कि कई सारे और राजा हैं उन्होंने, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में कितने ऐसे राजा थे जिन्होंने चंद्रगुप्त नाम की जो है ये विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। कभी अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता था? तो अगेन इसे विक्रमादित्य ही कहा जाता था ना, लेकिन अगेन कुछ राजा और थे जिनको विक्रमादित्य कहा गया। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण से रोका? तो अस्कन गुप्त थे। इसके लिए तो बहुत फेमस है। अस्कन गुप्त का टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हूणों से इन्होंने भारत की रक्षा की थी। अस्कन गुप्त ने अत्याचारी हूणों को परास्त कर न केवल गुप्त साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि आर्य सभ्यता एवं संस्कृति को भी नष्ट होने से बचाया। तो हूणों से भारत की रक्षा करने के लिए अस्कन गुप्त को याद किया जाता है। इनका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। 445 से 467 एडी में इनका जो है कार्यकाल था। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रुप्यक कहा जाता था। रुपया वहीं से आया है शायद। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को दीनार एवं चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। अच्छा, सोने को दीनार कहते थे ये लोग भी। हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो हरिशेन समुद्रगुप्त के थे, और इन्होंने जो है ना प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति कहा जाता है, अबे इसको तो प्रयाग प्रशस्ति मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम है वैसे इसका, लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किया था। इन्हें कविराज भी कहा जाता है ना। तो कविराज किसको कहा जाता है?
ये जो थे हरिशेन, ठीक है, हरिशेन अश्वमेध, इन्हें कविराज भी कहा जाता था। हरिशेन समुद्रगुप्त का राज कवि था। हरिशेन ने इलाहाबाद की रचना की समुद्रगुप्त को, तो ये भी सही है। लिच्छवी दैहित्र किसे कहते थे? तो समुद्रगुप्त को ही कहते थे, क्योंकि इनकी जो मतलब माता थी वो कुमार देवी थी और वो लिच्छवी से आई थी। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में लिच्छवी दौहित्र लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है, इसलिए क्योंकि इनकी जो माता थी वो कुमार देवी लिच्छवी की प्रिंसेस थी। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हाँ, तो जब हूण करते थे ना, हूणों ने इतना परेशान कर दिया था। वैसे तो रोमन अम्पायर में ये भी समस्या थी कि अपने यहाँ बुलियनिज्म बहुत हो गया था। रोम की जो हालत थी वो काफ़ी टाइट हो गई थी, मतलब उनके पास पैसे सोने बचे ही नहीं थी। तो रोमन अम्पायर वालों ने कहा हम भारत के साथ जो है व्यापार में हमारा घाटा ही हो रहा है। दैट इज़ वाई भारत इज़ नोन एज सोने की चिड़िया। और हूणों ने आक्रमण कर दिया तो उनको और लॉस होने लगा, इसलिए जो है एक पूरी तरह से व्यापार में हाल्ट आ जाता है। और जो रोमन हिस्ट्री है वो एक डार्क फेज़ में चली जाती है, आप देखते हो ना। उसके बाद लगभग 500-600-700 साल के लिए मतलब यूरोप में इतिहास में कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता है, लगभग वहाँ पर डार्क एज आ जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? हाँ, तो गुप्तों में खासकर जब आप समुद्रगुप्त को पढ़ते हो ना, तो उनको बीणा ऊणा पे रख के बीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। अतः गुप्तों के सिक्के में संगीत के प्रति प्रेम दिखाया गया है। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन? तो यार इस तो हो गया ना, समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। बट अभी ये कॉन्सेप्ट बड़ा फ्लॉड लगता है ना। हमेशा वेस्टर्न सिविलाइजेशन से क्यों हमारी तुलना होते लगती है ना। शेक्सपियर, कालिदास, फिर वही एक ऐसा कनोटेशन गलत सा बना देते हैं लोग। भारत के इतिहास को भारत की दृष्टि से कब लिखा जाएगा? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग क्या था? गुप्त काल। हाँ, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए? सोने के। हाँ, सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के गुप्त काल में जारी हुए। ये मुद्राएं उतनी शुद्ध नहीं है जितनी कुषाण की थी, ये आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा शुद्ध मुद्राएं तो कुषाण की थी। सबसे पहले भी सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए थे, लेकिन गुप्त काल में उनका अमाउंट ज़्यादा था, ढेर सारे, मतलब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने लगा था। लेकिन कुषाणों के जो सिक्के थे वो ज़्यादा टिकाऊ, मजबूत और ज़्यादा शुद्ध थे। गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जन सामान्य में मुद्रा का प्रयोग जितना कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। प्रसिद्ध गुप्त संवत। हाँ, तो गुप्त संवत 319 में शुरू हुआ था और चंद्रगुप्त प्रथम जब राज्य रोहण पर आते हैं तभी शुरू हुआ था। कभी कालिदास कब किसके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास थे? तो अच्छा, कालिदास की महत्वपूर्ण क्या है? ऋतु संहार लिखा था इन्होंने, मेघदूतम लिखा था, कुमार संभव लिखा था, रघुवंशम लिखा था। कालिदास की सर्वोच्च कृति क्या थी? अभिज्ञान शकुंतलम। इसके अतिरिक्त इन्होंने मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम नाटक भी लिखा था। तो कालिदास तो लेजेंड थे। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इनकी उपलब्धियां वर्णित हैं। हाँ, तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया ना, इन्होंने जितना ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में जो कैंपेन इन्होंने चलाया था, एक्सपेडिशन, उसके बारे में वर्णन मिलता है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट थे। और क्या? आर्यभट्ट तो वो जो है गुप्त शासन के दौरान आर्यभट्ट एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ थे। केरल राज्य में 5वीं सदी में जन्मे। अच्छा, इनका जन्म केरल में हुआ था। आर्यभट्ट ने कोशुमपुर, पटना, अपना ज़्यादातर समय पटना के तारेगना में बिताया। तो ये केरल से पटना में आकर, फाहियान भी अगेन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आते हैं ना। फाहियान ने भारत में 399 से 414 ई के बीच भ्रमण किया। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त सेकंड शासन कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? मेघदूतम ना, तो संस्कृत साहित्य और शास्त्रीय तो मेघदूतम। और इसके अतिरिक्त जो कालिदास जी के ग्रंथ हैं वो मालविका, अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम ना।
ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद में एक क्वेश्चन ये याद रखना चाहिए, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी तो संस्कृत थी। और निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो चार्वाक ना, चार्वाक एक फिलोसफर है ना, जितना भौतिकवादी दर्शन के लिए ना, यावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम ऋणम घित्वा, क्या था यार, ऋणम कृत्वा घिवम पिबेत ना, ऋण लेके घी पीते रहो ना, जितना मज़े करने ज़िंदगी में करते रहो, ये चार्वाक ने कहा था। बाकी सुश्रुत, धन्वंतरी, चरक ये सब क्या थे? आयुर्वेदाचार थे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय में ही रहते थे ये धन्वंतरी। और इनके जो दरबार में कुछ और लोग रहते थे, जैसे कालिदास, बेताल भट्ट, वराह मिहिर, वरुचि, अमर सिंह, शंकु, घटकरपर आदि। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने ही की थी। अस्थान श्यानम दशा गुणम, अर्थात 10 गुना करने के लिए उसके आगे शून्य रखो। कितना इंपॉर्टेंट बात कही थी। अस्थान श्यानम दशा गुणम। वराह मिहिर क्या थे? तो एक प्राचीन खगोल शास्त्री थे ये। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता में रामायण दिखता है, जातक दिखता है आपको। अजंता में जातक दिखता है, महाभारत, पंचतंत्र ये सब नहीं दिखता है। अजंता में जातक दिखता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। और आपको ध्यान में रखना, ये औरंगाबाद के पास है ना। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु क्या है? बौद्ध धर्म है। तो यहीं तक रखते हैं, बाकी स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। दक्षिण भारत से इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे।